एक्स XLR एक्स लिंक रेसेसिव। दूसरा फैक्टर 8 और बी जो होता है वो 9। कोई कंफ्यूजन नहीं। ए बी 8 की कमी से, फैक्टर 9 की कमी से। हीमोफीलिया बी इज ए रिजल्ट ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ 9। ठीक है। हीमोफीलिया ए अकर्स 1 in 5000 मेल प्रेडिक्शंस। 5000 मेल में एक को होता है। डेफिशिएंसी ऑफ द फैक्टर 8 रिजल्ट्स इन द हीमोफीलिया ए। ऑब्वियसली तो पढ़ ही लिया। हीमोफिलिक पेशेंट डॉटर विल बी कैरियर। अब हीमोफिलिक पेशेंट माना कि मैं हीमोफिलिक हूँ, मेरी जो बेटी होगी वो कैरियर होगी, मेरा जो बेटा होगा वो नॉर्मल होगा। अब मेरी बेटी जो है उसके 50% चांसेस होंगे कि वो मेल डिजीज्ड पैदा करेगी, फीमेल कैरियर पैदा करेगी, और 50% चांसेस होंगे कि मेल और फीमेल नॉर्मल पैदा होंगे। ये याद करना रहेगा। कैसे शुरुआत कैसे होगी कि जो डॉटर होती है किसी भी हीमोफिलिक पेशेंट की, तो अपने पे ले लेना है। फॉर एग्जांपल हीमोफिलिक पेशेंट की डॉटर हमेशा कैरियर होगी, उसका सन नॉर्मल होगा। अब इनकी आगे डिजीज़ टर्मिनेट, लेकिन ये एज ए कैरियर। अब इनके भी 50% चांसेस हैं कि ये कोई भी लड़का पैदा करेंगी तो वो डिजीज्ड होगा। अब ये एक ही होता है 5000 में, और कोई भी फीमेल होगी वो फीमेल तो कैरियर होगी ही होगी। ये नॉर्मल भी हो सकता है, डिजीज भी हो सकता है। तो 5000 में एक मेल का ये चांस रहता है। अब जो बाकी 50% बच्चे पैदा होंगे वो मेल या फीमेल वो नॉर्मल होंगे, तो यहाँ पे डिजीज टर्मिनेट, लेकिन ये आगे कंटिन्यू होती रहेगी डिजीज। Thus, a carrier woman has 50% chances of producing hemophilic male and 50% तो वो डिजीज़ और कैरियर की तरह कर सकते हैं, और 50% वो नॉर्मल बच्चे पैदा करेंगी। फैक्टर 8 की वजह से होता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, अनयूजुअल ब्लीडिंग, अनएक्सपेक्टेड इज ड्यू टू हीमोफीलिया ए वेरी कॉमन। हीम आर्थ्रोसिस मतलब जॉइंट्स या इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ये जहाँ भी हीम आर्थ्रोसिस है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हीमोफीलिया ए ही आएगा। अब इसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस तो वो पूछेंगे नहीं, तो वो ट्रिक घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरीके से। अब पेशेंट विद हीम आर्थ्रोसिस एपिसोड, एक पेशेंट है जिसको हीम आर्थ्रोसिस के एपिसोड्स हैं, कई बार हो चुका है उसे, एंड देयर इज अ नो पैटिकी एंड एकाइमोसिस। ब्लीडिंग एंड प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल, व्हाट इट इज़। अब ब्लीडिंग और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल हो भी सकता है उस समय, मान लिया कि प्रेजेंट कंडीशन में वो नॉर्मल है। यूजुअली नॉर्मल नहीं होता है, पर क्वेश्चन में बिल्कुल भी एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा कि नो पे ध्यान नहीं दिया गया, नो पे हम ध्यान नहीं देंगे। फटाक से हमने पढ़ा वहाँ पे पैटजी और एकाइमोसिस है, तो क्या हमने सीधे परप्यूरा पे लगा दिया। तो वहाँ पे अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि पेशेंट विद द हीम आर्थ्रोसिस एपिसोड एंड देयर इज़ नो पैटजी एंड एकाइमोसिस, तो ब्लीडिंग एंड प्लेटलेट काउंट नॉर्मल। तो हमने देखा कि ब्लीडिंग और प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, ये होगा नहीं, हमने नो पे ध्यान नहीं दिया। इस पे ध्यान देने के बाद हम सीधे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरा पे कर देंगे। हीमोफीलिया बहुत इजी टॉपिक है और इसमें से लगभग बस एक ही क्वेश्चन आता है, कभी कभी वो भी नहीं आता है। तो जो भी क्वेश्चन आएगा ये मान के चलिए वो सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं होगा। तो विली ब्रांड नहीं होगा, स्कर्वी नहीं होगा, दो तो पहले ही हो गया नो। स्कर्वी में भी आते हैं एकाइमोसिस, और पैचेस इसमें भी आते हैं, पिन पॉइंट लाल लाल हो जाते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपर्प्यूरा में भी आते हैं। तो इसमें एक ही बचता है हीमोफीलिया।
हीमोफीलिया में हीम आर्थरोसिस। अब जहाँ भी कोई भी बुक पढ़ेंगे आप हीमोफीलिया की, किसी भी बुक से हीमोफीलिया पढ़ेंगे तो हीम आर्थरोसिस उसमें ज़रूर लिखी होगी। तो तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया? हीम आर्थरोसिस। चार पॉइंट्स इसके हो गए। ब्लीडिंग इनटू मसल्स में ब्लीडिंग वही हीमार्थ्रोसिस भी होता है। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन शुड बी अवॉइडेड। अब ऐसी कंडीशन में क्या IM इंजेक्शंस नहीं देने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग, इतनी मैसिव ब्लीडिंग नहीं, थोड़ी थोड़ी सी हो जाती। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, एपिटैक्सिस, नाक से खून आना शुरू हो जाता है। जब भी हम एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इसीलिए पेशेंट से ये एक्सट्रैक्शन से पहले पूछना होता है कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, शुगर की कोई शिकायत तो नहीं है, पिछले 1 महीने से किसी भी चीज़ की आप दवा, पिछले 6 महीने से किसी भी चीज़ की आप दवा तो नहीं ले रही, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है पिछले 6 महीने में, या कभी ऐसा होता हो कि आपका कहीं कट जाते हो तो खून ना रुकता हो। इस तरीके की बातें हर एक्सट्रैक्शन से पहले पूछनी होती हैं। इंट्रा एब्डोमिनल रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग से ही सब रिलेटेड है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ठीक, अब इसके ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो हमने पहले क्या देखा, हीमोफीलिया ए से हमने पहला पॉइंट XLR फैक्टर 8 की कमी से होता है, बच्चों में कैसे ये ट्रांसमिट होता है, और हीम आर्थरोसिस, ये चार पॉइंट हमने पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट में क्या है, ट्रीटमेंट में है क्रायोप्रेसिपिटेट देते हैं, या अब क्रायोप्रेसिपिटेट क्या होता है? क्रायोप्रेसिपिटेट प्लाज्मा से निकल के आता है। कोई भी मरीज तो नहीं, कोई भी हेल्दी पर्सन ब्लड को डोनेट करता है तो उसमें से प्लाज्मा को एक्सट्रैक्ट करके क्रायोप्रेसिपिटेट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसको एकदम सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ड्राई करके सुखा लेते हैं, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है। फ्रीज ड्राइड पाउडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड द क्रायोप्रेसिपिटेट। और जब हम इसको इन्फ्यूजन देते हैं, यानी कि जब हम इसको पेशेंट को चढ़ाते हैं तो डाइल्यूट करके देते हैं। तो एडमिनिस्टर ऑफ फैक्टर ए कॉन्सेंट्रेटेड बाय द IV इंफ्यूजन से देते हैं इसे। द ट्रीटमेंट अवेयर देयर इज ए ब्लीडिंग, जहाँ भी ब्लीडिंग हो रही है या सर्जरी से पहले देते हैं। इट शुड बी गिवन, दिन में 2 बार देते हैं, उसको डाइल्यूट करके दिन में 2 बार देते हैं, 2 से 3 बार हम इसे दे सकते हैं। हाफ लाइफ इसकी 12 घंटे होती है। ये इस पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सिर्फ एक ही पे क्वेश्चन, शांत रहना, सिर्फ एक ही पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें क्या यूज़ करते हैं। तो क्रायोप्रेसिपिटेट यूज़ करते हैं, या तो वो ऑप्शन हो तो क्रायोप्रेसिपिटेट पे टिक करेंगे। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है तो उस पर भी टिक कर सकते हैं, जैसे कि ये है। फैक्टर 8 शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्रेश फ्रोजन ब्लड, क्रायोप्रेसिपिटेट, फ्रोजन प्लाज्मा, पैक्ड RBCs। तो क्रायोप्रेसिपिटेट इज़ वेरी रिच इन फैक्टर 8। अगर क्रायोप्रेसिपिटेट नहीं है तो फ्रोज़न प्लाज्मा ऑप्शन होगा, पैक्ड RBC ये बिल्कुल भी नहीं। 8 से 12 घंटे इसकी सेल्फ लाइफ होती है, दिन में 3 बार दे सकते हैं क्योंकि इसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। इसीलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड आफ्टर स्टोरेज, आफ्टर स्टोर नहीं करेंगे। क्लॉटिंग कैपेसिटी किसी भी ब्लड की जितना हम रखेंगे वो डिमिनिश ही होती है। अब डिमिनिश होती है ये तो पता ही है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लॉटिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड आफ्टर स्टोरेज इम्प्रूव्स, डिमिनिश, नॉट ऑल्टर्ड इफ केप्ट एट 4 डिग्री पे। यूजुअली क्या होता है कि हम ब्लड को 4 डिग्री पे सेल्सियस पे हम स्टोर करते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट को भी हम 4 डिग्री सेल्सियस पे यूज़ करते हैं, जो कि अब यहाँ पे 4 डिग्री देखा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यही आंसर होना चाहिए। नॉट ऑल्टर्ड इफ़ यूज़ विद इन 3 डे, अब इस पर भी हम टिक कर सकते नहीं, हम इन तीनों पे टिक नहीं कर सकते। हम क्लॉटिंग कैपेसिटी ब्लड की हम चाहे किसी भी कंडीशन में स्टोर करें, कितने भी अच्छे से स्टोर करें, उसकी डिमिनिश ही होती रहेगी।
तो इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं। एनी मेजर सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी कैरिड आउट ओनली आफ्टर रेजिंग फैक्टर 8C। हाँ, 100% हम इसे फैक्ट ए रेज कर सकते हैं, मतलब कि किसी भी सर्जरी से पहले 100% होना चाहिए फैक्टर 8, और मेंटेनेंस टू सर्जरी के बाद उसकी 50% होनी चाहिए। तो ये सीधी सीधी सी एक बात हो गई कि अब इस पर क्वेश्चन कैसे आता है, यहाँ पे भी एक लिखा हुआ यस। इफ सर्जरी इज प्लान्ड इन हीमोफिलिक ए पेशेंट व्हाट शुड बी फैक्टर 8 लेवल शुड बी एटलीस्ट। अब यहाँ पे इन्होंने एटलीस्ट लगा दिया, वैसे तो हर 100% होना चाहिए, ठीक, 100% पे टिक कर देंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में तो एटलीस्ट कम से कम 50 से 70% तो होनी ही चाहिए। 50 से 70% उसकी वैल्यू होनी चाहिए सर्जरी से पहले एटलीस्ट। तो हम 50 to 70% पे हम टिक करेंगे। तो एक इससे आया क्रायोप्रेसिपिटेट से क्वेश्चन, एक आया कि फैक्टर 8 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सर्जरी से पहले, एटलीस्ट करके उन्होंने एक ट्विस्ट दिया। सिंथेटिक वैसोप्रेसिन भी दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट हीमोफीलिया। कुछ छूटा है तो एक बार देख ले। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है, ब्लीडिंग टाइम इसका बढ़ा होता है, पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी इसका बढ़ा होता है, मतलब कि ब्लड क्लॉट होने में ये फैक्टर पे डिपेंड कर। पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ब्लीडिंग टाइम बढ़ा है और एपीटीटी भी उसका बढ़ा हुआ है, लेकिन प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं 6, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा, एपीटीटी बढ़ा, पर प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आईवी इंजेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए, ऐसे पेशेंट्स को आईवी इंजेक्शंस नहीं देने होते हैं।